दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे भू राजनीतिक ड्रामे की जो पूरी दुनिया की निगाहों में है और जिसमें हर सेकंड एक नया पेज सामने आ रहा है। बांग्लादेश इन दिनों जिस तरह की कूटनीतिक चालें चल रहा है वह सिर्फ हैरान करने वाली नहीं है बल्कि बेहद खतरनाक और विरोधाभासी है। एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, लोग दो वक्त की रोटी और बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश का राजनीतिक नेतृत्व बड़े बड़े मंचों पर अपनी धाक जमाने के लिए नए नए गठबंधनों के सपने देख रहा है। हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने कूटनीति के गलियारों में सनसनी फैला दी है। उनके अनुसार बांग्लादेश सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की के बीच बने उस सुरक्षा और आर्थिक गठबंधन का हिस्सा बनने का इच्छुक है जिसे मीडिया और कूटनीतिक हलकों में तथाकथित इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। अब जरा इस गठबंधन की फितरत को गहराई से समझिए। यह कोई आर्थिक या तकनीकी तरक्की का साझा मंच नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से सुन्नी मुस्लिम बहुल देशों का एक मजहब आधारित समूह है। यहां सैन्य क्षमता या आर्थिक सुदृढ़ीकरण से ज्यादा धार्मिक प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखा गया है। एक ऐसा देश जो खुद आर्थिक तंगी के गर्त में डूबा है, वह ऐसे गुटों में शामिल होने की बेताब कोशिश क्यों कर रहा है? यहीं से शुरू होता है पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने का वह ढोंग जिसे आज की बांग्लादेश सरकार बड़ी चालाकी से आगे बढ़ा रही है। ढाका की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ व्यापार और जन संबंधों को मजबूत करना चाहता है, लेकिन इस जुमले के पीछे की कड़वी सच्चाई क्या है? हकीकत यह है कि पाकिस्तान खुद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विदेशी कर्जों की भीख मांग रहा है। जिस देश की अपनी अर्थव्यवस्था खुद सांसें ले रही है, वह भला किसी दूसरे देश को क्या राहत देगा? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो खुद वेंटिलेटर पर है, अब वो दूसरे को बचाएगा। पाकिस्तान ने आज तक वादों के अलावा बांग्लादेश को कोई ठोस आर्थिक मदद नहीं दी। फिर भी बांग्लादेशी हुक्मरानों का पाकिस्तान के प्रति यह अचानक उमड़ा प्रेम किस ओर इशारा कर रहा है? क्या इतिहास के सबसे भयानक पन्नों को इतनी जल्दी भुलाया जा सकता है? 1971 के उस खौफनाक नरसंहार को याद कीजिए जब पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने बांग्लादेश की धरती पर लगभग 30 लाख निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था। माताओं और बहनों की असमत लूटी गई थी, शहरों को शमशान बना दिया गया था। जिस पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेशी आवाम के खून से होली खेली थी, आज उसी पाकिस्तान के साथ गलबहियां डालने की यह होड़ देखकर रूह कांप जाती है। यह सिर्फ इतिहास से गद्दारी नहीं है, बल्कि उन लाखों शहीदों के बलिदान का खुला अपमान है जिन्होंने एक आजाद और संप्रभु बांग्लादेश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय इन तमाम बदलते हुए भू राजनीतिक समीकरणों को बहुत बारीक और सधे हुए तरीके से मॉनिटर कर रहा है। भारत अच्छी तरह से जानता है कि पड़ोसी के घर में सुलगती आग का धुआं कहां तक आ सकता है, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश अपने सबसे करीबी पड़ोसी भारत को दरकिनार करके उन देशों की तरफ क्यों भाग रहा है जिनकी कोई सीधी भौगोलिक सीमा ही उसके साथ नहीं मिलती? पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब और टर्की, इनमें से किसी भी देश की सीमा बांग्लादेश को नहीं छूती। इसके बावजूद चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठने की यह जिद सिर्फ और सिर्फ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस पूरी कूटनीतिक उठापटक की असली जड़ है बांग्लादेश का गंभीर आर्थिक संकट और उसका अटेंशन सीकिंग यानी कि ध्यान खींचने का ड्रामा। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था आज इस मोड़ पर आ चुकी है जहां विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने के कगार पर है और महंगाई आसमान छू रही है। भारत से बड़ी आर्थिक मदद, अनुदान और ढांचागत सहयोग हासिल करने के लिए और भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए ढाका अब चीन और इन इस्लामिक गठबंधनों का कार्ड खेल रहा है। उसे लगता है कि इन ताकतों का डर दिखाकर वह भारत से अपनी मनमानी शर्तें मनवा लेगा। यह एक ऐसा खतरनाक खेल है जिसमें प्यादा कोई और है और मोहरे कोई और चल रहा है। अपनी अर्थव्यवस्था को इस दलदल से उबारने के नाम पर बांग्लादेश अब चीन के आर्थिक चंगुल में फंसता चला जा रहा है। वह चीन से भारी भरकम निवेश मांग रहा है और तिस्ता नदी के प्रबंधन और मोगला पोर्ट के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित करने के लिए बीजिंग के साथ हाथ मिला रहा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट का अंजाम पूरी दुनिया ने देखा है और पाकिस्तान के सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हस्त्र भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। चीन का यह डेट ट्रैप यानी कि कर्ज का जाल एक ऐसा मकर जाल है जिसमें एक बार जो देश फंस गया वह अपनी संप्रभुता तक गवा बैठता है। क्या बांग्लादेश के हुक्मरान इतने नासमझ हैं कि उन्हें श्रीलंका और पाकिस्तान का यह भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, या फिर वे अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को गिरवी रखने पर तुले हुए हैं? घरेलू मोर्चे पर भी हालात कम खतरनाक नहीं है। बांग्लादेश की राजनीति में जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन और स्थानीय राजनीतिक दल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे हैं। देश के भीतर राष्ट्र विरोधी और चरमपंथी ताकतों का खुला संरक्षण मिल रहा है जो लोकतांत्रिक ताने बाने को अंदर से दीमक की तरह चाट रही है। सरकार की नीतियां देश से ज्यादा विदेशी ताकतों के एजेंडे को पूरा करती दिखाई दे रही है।
जब देश के भीतर ही ऐसे तत्व मौजूद हों जो पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी के इशारे पर नाचते हों, तो बाहर दुश्मन खोजने की जरूरत ही क्या है? वो तो घर में ही बैठे हुए हैं। अब जरा नजर डालिए उस राजनीतिक ड्रामे पर जो शेख हसीना और तारिक रहमान के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार लगातार भारत पर दबाव बना रही है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस सौंप दे। लेकिन विडंबना देखिए कि जिन लोगों के हाथ में आज सत्ता की बागडोर है, उनके अपने गिरेबान में कितने दाग हैं। मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व से जुड़े लोग खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते 17 साल तक ब्रिटेन में एक भगोड़े की जिंदगी गुजार चुके हैं। जो लोग खुद कानून से छिपकर विदेशों में शरण ले रहे हो, वे आज नैतिकता और प्रत्यर्पण की बात कर रहे हैं। यह जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि बांग्लादेश को अपनी हर बुनियादी जरूरत के लिए भारत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बांग्लादेश को अपने कारखानों और घरों को रोशन करने के लिए बिजली भारत से चाहिए, गाड़ियों और जनरेटरों के लिए डीजल भारत से चाहिए, और आम जनता की थाली में परोसने के लिए गेहूं और चावल भी भारत से ही चाहिए। इतना ही नहीं, समय समय पर मिलने वाली वित्तीय मदद और अनुदान भी उसे भारत से ही मिलते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कूटनीति के मंच पर वह लगातार भारत विरोधी रुख अपना रहा है और सुरक्षा के मुद्दों पर भारत को आंखें दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। यह उस कहावत की तरह है कि थाली में खाना उसी का खाओ और उसी की तरफ आंखें तरो। अब इस आंखें तरने वाले बात पर एक बात याद आ गई। जरा एस जयशंकर का ये वीडियो देख लीजिए और उनके ये बयान देख लीजिए कि ये इस्लामिक नेटो जो है वो क्या एक दूसरे का मदद करेंगे। ये सिर्फ आंखें जो दिखाए हैं ना इन्होंने, बस इसी से सारा कुछ फाइनल हो जाता है। आप जरा देखिए इनको पहले। What has the MECA Pact done in response to that? देखा आपने, अभी क्या एक दूसरे को हेल्प करेंगे? सारे लोग कूटे जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि इस पूरी तस्वीर को साफ तौर पर समझा जाए। बांग्लादेश का यह तथाकथित इस्लामिक गठबंधनों की तरफ झुकाव का यह अचानक उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी साजिश का हिस्सा है। एक तरफ देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है और दूसरी तरफ हुक्मरान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मजहबी कार्ड और विदेशी ताकतों का सहारा ले रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जो देश अपनी आर्थिक बदहाली को छुपाने के लिए युद्ध या कट्टरपंथी गठबंधनों का रास्ता चुनते हैं, उनका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। पाकिस्तान का साथ देना या चीन के कर्ज जाल में फंसना बांग्लादेश के लिए एक ऐसा आत्मघाती कदम साबित हो सकता है जिससे उबरने में सदियों लग जाएंगी। क्या बांग्लादेश की आवाम इस खतरनाक खेल की असल कीमत चुकाने के लिए तैयार है? क्या चंद राजनीतिक चेहरों की महत्वाकांक्षाओं के लिए पूरे देश को एक नए संकट की आग में झोंक देना समझदारी है? यह सवाल आज हर उस शख्स के जहन में उठना चाहिए जो इस उपमहाद्वीप की शांति और स्थिरता की फिक्र करता है। आने वाले दिनों में यह खेल और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है, क्योंकि जब भू राजनीतिक विषाद पर मोहरे तेजी से बदल जाते हैं तो तबाही का दायरा भी उतना ही बड़ा होता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या बांग्लादेश वाकई एक बड़े क्षेत्रीय संकट की तरफ बढ़ रहा है या यह सिर्फ उसकी तरफ से दबाव बनाने का एक ढकोसला भरी चाल है? वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।